हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग पर्यावरण के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर भी हैं। तो देखते हैं आज आप लोग कैसा परफॉर्मेंस करने वाले हैं और आप लोग कितना बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और सब आपका पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद है बच्चा लोग आप लोग आज बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे और सभी प्रश्नों को सही करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? बताएंगे बच्चा लोग। सबसे बेहतर वर्णन पारिस्थितिकी तंत्र का कौन कर रहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। दूसरा, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। तीसरा, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। और चौथा, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। बताएंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोग बता सकते हैं कि पारितंत्र किसे कहते हैं। काफ़ी आसान है और कॉन्सेप्ट आधारित है। शानदार प्रश्न है, फटाफट उत्तर दे दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था आप लोगों को इसमें। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। बिल्कुल आप सभी को इसका उत्तर पता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, पारिस्थितिकी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य है? पारिस्थितिकी के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। दूसरा कह रहा है, बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय में कमी आती है। तीसरा, आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है। चौथा, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। और पांचवा कह रहा है कि सभी बातें सत्य हैं। फटाफट बताएंगे क्या सही है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है और आप सभी को ये सारी बातें पता हैं, तो बिल्कुल बिना किसी टेंशन के सभी लोगों का उत्तर सही आना चाहिए बच्चा लोग। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। जिन बच्चों ने क्लास नहीं किया है किन्हीं भी कारणों से, उनके लिए भी क्लासेस बहुत अच्छी हैं। उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न काफ़ी बेहतरीन हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप सभी को इसका उत्तर पता है कि ये सारी बातें सही नहीं है। सारी बातें सही नहीं है, केवल और केवल आपका क्या सही है? पहला सही है। जो पारितंत्र है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि सभी को पता है पोषण स्तर के बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा का जो ह्रास है वो बढ़ता जाता है। और दूसरा, जो आहार श्रृंखला है ये छोटी होती है, आहार जाल जो होता है वो बड़ा और जटिल होता है। तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा, निम्न अक्षांशों की से जब आप उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता घटती है, और उच्च अक्षांशों से जब निम्न अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तब जैव विविधता आपकी बढ़ती है, यानी कि 0 से 90 की तरफ घटेगी, 90 से 0 की तरफ आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, पारिस्थितिकी कर्मता की विविधता जितनी अधिक होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। दूसरा, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा और आहार श्रृंखला बड़ी होती है वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होता है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता सर्वाधिक होता है। और चौथा कह रहा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र कृषि के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। पांचवा कह रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। तो देखते हैं बच्चा लोग क्या आप लोग उत्तर देने वाले हैं। हालांकि काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है, तो गलती तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए आप लोगों से, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आपका कौन सा है जो सत्य नहीं है। तो केवल और केवल आपका जो चौथा ऑप्शन है ये सत्य नहीं है।
जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के जो क्षेत्र होते हैं कृषि के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, विकास यहाँ के पोषक तत्व छन छन करके नीचे चले जाते हैं, मिट्टी में उपजाऊपन बहुत कम पाया जाता है, इसलिए ये उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है आपका। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व नहीं है? संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व नहीं है आपको ये बताना है। आपका पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। दूसरा, यह विशेष रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका संचालन इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्सों का नियतांक कराता है। आपका तीसरा है, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। और चौथा कह रहा है, उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मतलब इसका ना हो। तो आपको बताना है बच्चा लोग कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा काम ये नहीं करता है या कौन सी बात आपका सही नहीं है मरुस्थलीकरण को रोकने वाले संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और आपका यूरोप, इन सब क्षेत्रों में, साथ ही आपके एशिया के क्षेत्रों में, उत्तरी अफ्रीका, इन क्षेत्रों में है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये काम कर रहा है ये उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में केंद्रित है और दक्षिण एशिया में केंद्रित है, जबकि ये ज़्यादातर मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोपीय कंट्रीज़, इसके बाद इन क्षेत्रों में आता है। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं बच्चा लोग। आपका पहला भी सही है कि भागीदारी के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहन देता है, और ये आपका ऊर्ध्वगामी उपागम यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ वर्क करता है, स्थानीय स्तर से उच्च स्तर तक काम करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही शानदार है। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? क्वेश्चन बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम यानी कि भारत रामसर जो कन्वेंशन हुआ है, जो समझौता हुआ है, हम उसके हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, उसके सदस्य देश हैं। तो किसी भी वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या हो सकता है? पहला कह रहा है, इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतया अगम्य बना दिया जाए ताकि शोषण ना किया जा सके। दूसरा, इन स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। तीसरा, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए विशेष अवधि तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थानों का पारितंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा स्थानीय लोगों के लिए अनुमति दी जाए। लास्ट करें, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और सभी साथ साथ उनके उपयोग की अनुमति दी जाए। अब बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। सबसे बेहतर आपका कौन सा है जो डिफाइन कर रहा है कि हम किसी रामसर स्थल के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, किसे आप सही करेंगे? फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है और आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा है कि इन स्थलों को या ऐसे सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, उनके यहाँ पे होना चाहिए था उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, प्रवृत्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? आपको बताना, यहाँ पे प्रवृत्ति नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रवाल भित्तियों के वृद्धि के लिए आपको बताना है कौन सी चीज़ें आवश्यक नहीं है। इसमें से कौन सी चीज़ की आवश्यकता प्रवाल भित्ति के वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? पड़ा हुआ है आपका।
पहला कह रहा है कि प्रकाशीय स्थितियाँ, दूसरा कह रहा है स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल, तीसरा कह रहा है 6% की समुद्री लवणता और चौथा कह रहा है उष्णकटिबंधीय जलीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो, और पांचवा कह रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जो इसके लिए आवश्यक ना हो, यानी कि सभी आवश्यक हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप लोग कोरल के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं, मूंगा के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको इसी के बारे में बताना है कि समुद्र में अगर कहीं मूंगा डेवलप करना है तो उसके लिए कौन कौन सी परिस्थिति आवश्यक होनी चाहिए, इसमें से कौन सा है जो उसके लिए अनुकूल नहीं है। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, निश्चित ही बच्चा लोग याद रखेंगे। आपका तीसरा सही नहीं है, क्योंकि 6% समुद्री लवणता बहुत कम है। इसके लिए औसत समुद्री लवणता की ज़रूरत होती है, ये सही नहीं है। बाकी सही है। इसके लिए प्रकाशीय स्थितियाँ होनी चाहिए जहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिले। इसके लिए स्वच्छ यानी कि साफ पानी और अवसाद रहित जल की ज़रूरत है। इसके अलावा इसको टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस का चाहिए, तभी प्रवाल भित्तियाँ डेवलप करेंगी, अन्यथा डेवलप नहीं करेंगी। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन नहीं बनेगा तो वहाँ पे प्रवाल भित्ति या मूंगा या कोरल का विकास नहीं होगा। तो याद रखेंगे, केवल और केवल आपका तीसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। पहला कह रहा है फाइटोप्लैंक्टन्स पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। दूसरा कह रहा है यह पोषण के सबसे ऊपरी स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा कह रहा है प्रवाल जू जैंथली के साथ सहोपकारिता में रहता है। प्रवाल जू जैंथली को आवास उपलब्ध कराता है और कवक उसको भोजन उपलब्ध कराता है। और आपको कह रहा है चौथा, जू जैंथली प्रवाल की वजह से कलरफुल दिखाई देते हैं। और पांचवा कह रहा है कि उपयुक्त सभी बातें सत्य हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या है जो सही हो जाएगा। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरा सही है, क्या चौथा सही है, या पांचवा सही है। गलत नहीं करेंगे बच्चा लोग, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। काफ़ी कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न हैं और आप लोगों को इसका उत्तर देना है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी मेहनत का अच्छा फल देंगे, क्योंकि मैंने क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया और साथ ही क्वेश्चन भी बहुत मेहनत से बनाया है। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ केवल और केवल आपका पहला सही है। फाइटोप्लैंक्टन्स पृथ्वी को अधिकांश ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। शैवालों से ही पृथ्वी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दूसरा गलत है, क्योंकि यह पोषण स्तर का सबसे निचला स्तर है जो उत्पादन का काम करता है। सबसे नीचे ये होता है, इसके ऊपर शाकाहारी, इसके ऊपर मांसाहारी, उनके ऊपर सर्वाहारी, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा कह रहा है प्रवाल जू जैंथली के साथ सहोपकारिता के साथ रहता है, बिल्कुल सही है। प्रवाल जू जैंथली को आवास उपलब्ध कराता है, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन कह रहा है कि कवक उसको भोजन उपलब्ध कराता है। नहीं, जू जैंथली प्रवाल को भोजन उपलब्ध कराता है, इसलिए गलत हो गया। चौथा, जू जैंथली प्रवाल की वजह से कलरफुल दिखाई देते, नहीं, प्रवाल जू जैंथली की वजह से कलरफुल दिखाई देते हैं, इसलिए आपका क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। केवल और केवल आपका पहला सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या सत्य है आपको ये बताना है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जू जैंथली की प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। दूसरा, कोरल की ऊतकों में ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक गिरने लगता है। तीसरा, प्रवाल क्षेत्रों में विश्व की सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। चौथा, पानी में ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता स्थल से 250 गुना कम होता है। और पांचवा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। और आप सभी को ये सारी बातें बिल्कुल पता है, बहुत ही विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए बता दीजिए फटाफट क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आधारित है। जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है, अगर वो कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो निश्चित ही उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट्स विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, केवल और केवल आपका तीसरा सही है। प्रवाल क्षेत्रों में विश्व की सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है।
पहला क्यों गलत है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण जू जैंथली की प्रकाश संश्लेषण दर कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। दूसरा, कोरल के ऊतकों में ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक गिरने नहीं लगता बल्कि अत्यधिक बढ़ने लगता है। क्योंकि इसका प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ेगा। पानी में ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता स्थल से 150 गुना कम होता है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। तो आप देख रहे हैं केवल और केवल आपका तीसरा सही है, बाकी बातें सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? बताएंगे बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसके कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन संक्रमिका जिसको कहते हैं इकोटोन, दूसरा ऑप्शन पारिस्थितिकी कर्मता जिसको कहते हैं निकेत, तीसरा आवास और चौथा है आवास क्षेत्र। और ये उत्तर तो आप सभी का सही आएगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार समझाया है आप लोगों को और बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया है। तो निश्चित ही बच्चा लोग ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी कर्मता जिसको कहते हैं निकेत, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को शांतिपूर्वक पढ़ना है और बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर देना है। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे क्या अभिप्राय है? अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, और आप इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर देते हैं तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? बताएंगे? पहला ऑप्शन है, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। दूसरा, जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियम बनानी चाहिए या करनी चाहिए। दूसरा, आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदाय की सांस्कृतिक प्रभाव तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, इस विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को सही तरीके से डिफाइन कर रहा है? और आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होना ही नहीं है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है। आप ये ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। मानव के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या मतलब जो है हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है। ऐसे आर्द्र भूमियों को, ऐसे वेटलैंड्स को, ऐसे दलदली क्षेत्रों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो कि आपका सही है? भारत की आर्द्र भूमियों के बारे में कौन सी बात है जो सही है, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। दूसरा कह रहा है, भारत के तटीय आर्द्र भूमियाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल क्षेत्र से अधिक है। तीसरा, आंतरिक क्षेत्र में आर्द्र भूमियाँ 100% में से 63% है। चौथा, आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पांचवा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से क्या सही है? भारत में पाए जाने वाले आर्द्र भूमियों के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है, आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, शानदार प्रश्न है और सारे पॉइंट आपके क्लियर हैं। आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बेझिझक और कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। तो निश्चित ही बच्चा लोग याद रखेंगे, केवल और केवल आपका पहला सही है। आर्द्र भूमियों के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो भूमियाँ हैं, वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जो दलदल भूमियाँ हैं, वो गुजरात में है। बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है, भारत में तटीय आर्द्र भूमियाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र के आंतरिक भूमियों के कुल क्षेत्र से अधिक है। नहीं,
तटीय नहीं है, बल्कि आंतरिक जो आर्द्र भूमियाँ हैं ये ज़्यादा हैं, जो कि आंतरिक भाग में बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे झील, बहुत सारे तालाब, बहुत सारे गड्ढे, बहुत सारे ऐसे जलीय क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे आर्द्र भूमियाँ रहती हैं। तो आंतरिक ज़्यादा हैं, कोस्टल एरियाज़ के कम हैं। तीसरा क्यों गलत है? 100% में से 73% आर्द्र भूमियाँ आपके इनलैंड हैं। आप लोगों को पढ़ाई हूँ, इसलिए देखिए आपका ये भी गलत हो गया। आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का किडनी कहते हैं। किडनी कहते हैं बच्चा लोग, इसको फेफड़ा नहीं कहते। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन जंगल को कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता हैं, तो केवल और केवल आपका पहला सही है, बाकी बातें बिल्कुल भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला है हरिके आर्द्र भूमि, क्या ये ब्यास और सतलज का संगम है? दूसरा कह रहा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, क्या ये बनास और चंबल का संगम है? तीसरा कह रहा है कोलेरू झील, क्या ये मूसी और कृष्णा का संगम है? चौथा कह रहा गोविंद बल्लभ पंत सागर, क्या ये भागीरथी नदी पर है? और पांचवा कह रहा उपरोक्त सभी सही हैं। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग कि कौन सा कथन है जो आपका सत्य है। आपको सत्य बताना है और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आधारित और फैक्ट दोनों हैं इसमें। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि गलत नहीं करेंगे, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित याद रखेंगे, केवल और केवल आपका पहला सही है। हरिके आर्द्र भूमि सतलज और व्यास की नदी संगम पर स्थित है। केवलादेव घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से कोई नदी नहीं बहता, बल्कि नहर के द्वारा यहाँ पानी सप्लाई किया जाता है। कोलेरू झील मूसी और कृष्णा के संगम पर नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये रिहंद नदी पर है, ये भागीरथी नदी पर नहीं है। इसलिए आपका ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, केवल और केवल आपका पहला सत्य है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन बच्चा लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थाएं मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित हैं? कौन सी संस्था या संस्थाएं हैं जो मैंग्रोव को संरक्षण देती हैं? पहला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा यूनेस्को, तीसरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और चौथा है वेटलैंड इंटरनेशनल। पांचवा है UNEP, छठा है रामसर कन्वेंशन, सातवां है ISME मैंग्रोव जिसको कहते हैं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति, और आठवां है कि उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सी संस्था है जो मैंग्रोव पारितंत्र को संरक्षण देती है, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को याद है या सारी चीज़ें भूल चुके हैं आप लोग। उम्मीद है कि ये भूले नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बार बार इस पर जोर दिया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएंगी। इतनी सारी संस्थाएं जो हैं ये मैंग्रोव क्षेत्र को संरक्षण देते हैं। नेक्स्ट है आपका किसके लिए वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूल दृश्य प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? आपको यहाँ पे बताना है कि किसी जलीय वातावरण में, यहाँ पे होना चाहिए था किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूल दृश्य प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? पहला है प्लवक, दूसरा है परिपादप, तीसरा है नितल जीवी जात और चौथा है तरणक। बताएंगे किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? आपको इसका उत्तर देना है कि जो बड़े आकार के आपके होते हैं जीव और स्वतंत्र रूप से वो तैरते हैं जलीय क्षेत्रों में, उनको आप क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 तरणक बिल्कुल सही हो जाएगा, तरणक। और इनको हम नेक्टन भी कह सकते हैं। ये आपके बड़े आकार के होते हैं और स्वतंत्र रूप से तैरने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कौन सा है जो सही नहीं है? पहला कह रहा है मरुस्थलीयकरण को रोकने के लिए भारत UNCCD का हस्ताक्षर करता देश है। दूसरा कह रहा है मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान करने के लिए भारत के पास एक राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा है। तीसरा कह रहा है मरुस्थलीकरण पर किए गए कार्यों की अपनी रिपोर्ट भारत सरकार UNCCD को समय समय पर प्रेषित करती है। और चौथा कह रहा है कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, क्या है जो सही नहीं है।
चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। सब कुछ आप लोग का पढ़ा हुआ है और आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि भारत के पास मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कोई नीति नहीं है, कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, कोई कानूनी ढांचा नहीं है। काम तो बहुत हो रहा है, तरीके तो बहुत अपनाए गए हैं, लेकिन कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति या कानूनी ढांचा नहीं है। बाकी बातें सही हैं कि यूएनसीसीडी का हस्ताक्षर करता है और अपनी रिपोर्ट भी भेजता है, लेकिन आपका दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव नहीं होगा। अगर किसी महासागर के जो पादप प्लवक हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो इसका क्या प्रभाव नहीं होगा, आपको ये बताना है। पहला, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, महासागर के खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। चौथा, महासागर की पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगी। और पांचवा कह रहा उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो प्रभाव ना हो, यानी कि सभी प्रभाव पड़ेंगे। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, आपको सारी बातें बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएंगी। तो याद रखिए बच्चा लोग, क्या सही नहीं है, क्या प्रभाव नहीं आएगा। तो महासागरों का जल घनत्व प्रबल रूप से घटेगा, ये नहीं होगा। पहला बिल्कुल सही है क्योंकि जलीय क्षेत्र आपके ब्लू कार्बन सिंक हैं जो कार्बन का अवशोषण करते हैं, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल सही है। महासागरों की खाद्य श्रृंखला पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि शाकाहारियों को भोजन नहीं मिलेगा, शाकाहारी नहीं रहेंगे तो मांसाहारी क्या खाएंगे, और फिर सर्वाहारी भी समाप्त हो जाएंगे। और महासागर की पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असंतुलित ये पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, बिल्कुल सही है, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो केवल और केवल तीसरा नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री जल का हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन हो रही है और वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के क्या तत्व सहायक नहीं है, यानी कि भारत का जो समुद्री क्षेत्र है यहाँ पे हानिकारक शैवाल ब्लूम हो रहा है, शैवाल प्रस्फुटन हो रहा है, इसके लिए कौन सी चीज़ जिम्मेदार नहीं है, आपको ये बताना है। और आपके सामने है ऑप्शंस। पहला है ज्वार नदमुख से पोषकों का प्रवाह। दूसरा है मानसून में भूमि से जल प्रवाह। तीसरा, समुद्रों में उत्प्रवाह। चौथा, पानी में अत्यधिक पोषक तत्वों की वृद्धि। और पांचवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे समुद्री क्षेत्र में जो हानिकारक प्रवाल प्रस्फुटन हो रहा है उसके लिए कौन सा कारण है जो जिम्मेदार नहीं है। क्या पहला नहीं है, या दूसरा नहीं है, या तीसरा नहीं है, या चौथा नहीं है, या ऐसा कोई नहीं है जो जिम्मेदार ना हो, यानी कि सभी हैं। तो आप सभी को इसको सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप लोग ये पढ़े हैं क्लास में, बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं। आप सभी को पता है ये सारी चीज़ें हैं। जब ज्वार नादमुख से यानी कि नदियों के मुहाने से पोषक तत्व जाएंगे समुद्र में, शैवाल ब्लूम होगा। मानसून के मौसम में जब मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बह के पानी में जाएगा, शैवाल ब्लूम होगा। समुद्र के जो पोषक तत्व हैं जो तली में नीचे रहते हैं और वो ऊपर की तरफ आते हैं, तब भी शैवाल ब्लूम होता है, क्योंकि ऊपर के क्षेत्र में पोषकता बढ़ती है तो वहाँ पे शैवाल डेवलप करते हैं। और जब पानी में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है किन्हीं भी कारणों से, तब भी शैवाल ब्लूम होता है। तो ये सारे रीज़न जिम्मेदार हैं, आप सभी को पता है। इन सभी की वजह से शैवालों का जो वृद्धि है वो बढ़ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या सत्य नहीं है। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, यह एक कार्यशील इकाई है। तीसरा, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। और चौथा, यह एक बंद तंत्र है। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को उत्तर बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो आप लोगों को बिल्कुल 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 सत्य पता होगा कि इसमें आपका क्या है जो सही नहीं है। तो आप सभी को पता है कि आपका लास्ट ऑप्शन सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी उत्पादकता होती है, ये कार्यशील इकाई है। बाकी बातें बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने की आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने की आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। पहला, जीवजात। दूसरा, पारिस्थितिकी पदछाप। तीसरा, जीवोम। और चौथा, निकेत। फटाफट उत्तर दीजिएगा,
क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा और ये भी आपके लिए बेहतरीन है। देखते हैं आप लोग उत्तर दे पाते हैं या नहीं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि जितना आदमी पूरे जीवन में पानी यूज़ करता है वो उसका जो है वाटर फुटप्रिंट है। जितना कार्बन वो निकालता है वो उसका कार्बन फुटप्रिंट है। और जितनी लैंड का वो उपयोग करता है उसको पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं आपको ये बताना है और ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बताएंगे बच्चा लोग, क्या हो जाएगा आपका, फटाफट उत्तर दीजिएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृतबीजी या जलीय ब्रायोफाइटा। और ये आपके लिए आसान है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दम नहीं है, सभी को पता है। जो प्राथमिक उत्पादक हैं वो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रों में से किन्हीं रामसर का दर्जा प्राप्त है? किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है ये बताना है। पहला है चिल्का, दूसरा है लोकटक झील, तीसरा है बुलर झील, चौथा है केवलादेव और पांचवा है कि सभी। किसको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है आप लोगों को ये बताना है। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है कमेंट कीजिएगा फटाफट। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इन सभी स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है और ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में बताया भी है। नेक्स्ट देखिए, रामसर अभिसमय भारत जिसका एक हस्ताक्षरकर्ता है किसकी संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर साइट का कन्वेंशन हमने साइन किया है? और इसमें भी कोई दम नहीं है, सभी को पता है। ये आपका क्या हो जाएगा? आर्द्र भूमियाँ यानी कि वेटलैंड्स आपके, या कहिए दलदली क्षेत्र। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है। निम्नलिखित में से कौन है किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें से कौन सा कारण है जो किसी प्रजाति के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं है? पहला, व्यापक नीचे यानी कि कर्मता, दूसरा बड़ा आकार वाला शरीर, तीसरा संकुचित कर्मता और पांचवा कह रहा है आनुवांशिक विभिन्नता की कमी। आपको बताना है इसमें से कौन सा रीजन किसी प्रजाति के विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाकी चीज़ें जिम्मेदार हो सकती हैं, कोई एक है जो जिम्मेदार नहीं होगा और आपको वही बताना है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, या इसमें दिक्कत ना हो तो अच्छा है। व्यापक नीचे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बड़ा आकार का शरीर हो सकता है, संकुचित कर्मता नीचे हो सकता है, आनुवांशिक भिन्नता की कमी हो सकती है, लेकिन व्यापक नीचे या कर्मता कभी भी विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, क्या कारण है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को काट देने पर वह दोबारा तेजी से नहीं बढ़ते हैं? आप लोगों को इसका उत्तर देना है। शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्षों के प्रज्ञों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। चौथा, विदेशी जातियां वर्षावन और मृदा पर अतिक्रमण कर जाते हैं। इसका उत्तर तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सभी को मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से पोषक तत्व जो हैं वो छन छन करके नीचे चले जाते हैं और यहाँ की मिट्टियों में पोषक तत्वों का अभाव या कमी पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ काट देने पे दोबारा डेवलप नहीं कर पाते हैं जल्दी। नेक्स्ट देखिए, दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, जब दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र एक जगह मिलते हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पहला इको टाइप, दूसरा इकोटोन, तीसरा इकोस्फीयर और चौथा इकेड। तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है इसका उत्तर, इसमें दिक्कत नहीं होगा। आप सभी को पता है कि इकोटोन कहते हैं, इसको इकोटोन कहते हैं या इसी को संक्रमिका भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संक्रमिका के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला, यह अत्यधिक तनाव का क्षेत्र होता है। दूसरा, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र से पूरी तरह अलग होते हैं। तीसरा, संक्रमिका का क्षेत्र सदैव विस्तृत होता है। और चौथा, संक्रमिका क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का जमावड़ा होता है। पांचों उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं जो सही ना हो, यानी कि सभी सत्य हैं। क्या सही नहीं है आपको ये बताना था और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। मैंने बताया था इकोटोन की क्या विशेषता होती है। इकोटोन में सबसे ज़्यादा तनाव होगा, सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगा, सबसे ज़्यादा प्रजातियों का जमावड़ा होगा।
लेकिन ये सदैव विस्तृत होगा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर छोटे छोटे क्षेत्र मिलेंगे तो छोटा संक्रमण क्षेत्र होगा, अगर बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्र मिलेंगे तो बड़ा संक्रमिका तैयार होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इकोटोन बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर समस्थिति क्रिया विधि द्वारा बनी रहती है। क्या पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता समस्थिति विधि क्रिया विधि द्वारा बनी रहती है? क्या सूर्यातप में कमी पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है? क्या निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है? क्या पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित पारितंत्र आते हैं? क्या उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो सत्य ना हो, यानी कि सभी सही हैं। फटाफट बताएंगे क्या सत्य नहीं है। आपका इन कथनों को आप लोगों ने सुन लिया है और आप लोगों को सारी बातें बिल्कुल पता हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है, तो गलती तो नहीं होनी चाहिए। बच्चा लोग बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा, यानी कि इसमें से कौन सा है जो आपको गलत लग रहा है। तो निश्चित ही बच्चा लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका कोई गलत नहीं है, सारी बातें बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता समस्थिति क्रिया विधि द्वारा बनी रहती है और पारितंत्र में उत्पादकता जैव विविधता दोनों की कमी होगी और अगर सूर्यातप की कमी होगी। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जब हम जाते हैं तो उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है, बिल्कुल ही सही है। और पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों चीज़ें आती हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों बातें आती हैं। तो आपका क्या हो गया है, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सुपोषण के लिए जिम्मेदार नहीं होता? इसमें से कौन सा कारण है जो सुपोषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, या अगर कहीं पे सुपोषण है तो वो नहीं पाया जाएगा? कौन सा कारण है जो आपका सुपोषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, या जहाँ पे सुपोषण होगा वहाँ पे वो नहीं होगा? पहला, पानी की पारदर्शिता में कमी। दूसरा, शैवाल समृद्धि। तीसरा, ऑक्सीजन की पर्याप्तता। चौथा, प्रजातीय विविधता में कमी। पांचवा, खाद्य जाल संकट। छठा, उपरोक्त सभी। बताएंगे क्या है जो आपके कहीं पर जो आपका शैवाल बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, या कहीं पर इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं जिससे सुपोषण हो रहा है, तो इसके लिए क्या जिम्मेदार नहीं होगा, या कौन सी चीज़ें वहाँ पे नहीं पाई जाएंगी? आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैंने बताया है कि झील जब कम प्रदूषित होती हैं तब कैसी होती हैं, मध्यम होती हैं तब कैसी होती हैं, जब बहुत हो जाती हैं तब कैसी हो जाती हैं, जब बहुत प्रदूषित हो जाती हैं तब वहाँ पे पानी की पारदर्शिता में कमी आ जाती है, शैवाल में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं रहता, अपर्याप्त हो जाता है, प्रजातीय विविधता में कमी आती है, खाद्य जाल संकट उत्पन्न हो जाता है। तो तीसरा सही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ऑक्सीजन ना के बराबर हो जाता है, ऑक्सीजन गायब हो जाता है, तभी तो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये सारी बातें आप लोगों की बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हैं बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला, मॉन्ट्रिक्स रिकार्ड रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कार्य करने वाला एक स्वैच्छिक तंत्र है। दूसरा, मॉन्ट्रिक्स रिकार्ड उन आर्द्रभूमियों की सूची बनाया जाता है जो कि पारिस्थितिकी संकट का सामना कर रही हैं। तीसरा, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तट में ज्वार नदमुखों और लैगून में विकसित होते हैं। चौथा, यह तटीय क्षरण को रोकता है तथा जल को शोधित करने का भी काम करता है। पांचवा, मैंग्रोव तटीय बैरियर का काम करते हैं जो सुनामी और चक्रवात से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको बताना है कि क्या है जो सत्य नहीं है, और छठा कह रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जो सत्य ना हो, यानी कि सभी सही हैं। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग, मैंग्रोव के बारे में क्या सत्य नहीं, इसको इतनी सारी संस्थाएं संरक्षण दे रही हैं, तो क्यों दे रही हैं? निश्चित ही मैंने कहा था ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, परावैंगनिक किरणों को भी रिफ्लेक्ट करता और शोषित करता है, औषधि देता है, आवास देता है, लकड़ियाँ देता है, तटों को सुरक्षा देता है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, छाया देता है। तो ये इस तरह से इतना सारा ये हमें यूज़ होता है, तो यानी कि कोई गलत नहीं है, यानी कि सभी बातें बिल्कुल सही हैं। रामसर साइट के अंतर्गत मॉन्ट्रिक्स रिकार्ड जो है रामसर साइट के अंतर्गत एक तंत्र है, और इसमें उन आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जिन पर संकट हो। मैंग्रोव दोनों परिस्थितियों में होती हैं और तटीय क्षरण को रोकती हैं, पानी को देखिए फिल्टर भी करती हैं, साथ ही तट को सुरक्षा भी प्रदान करती हैं सुनामी और
चक्रवात से। आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चा लोग, और ये भी काफ़ी शानदार है। कोड की सहायता से उत्तर देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1935 में किया था। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले द्वारा 1869 में किया गया था। तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। और चौथा कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करता है। अब आपके सामने है ऑप्शन, पहले में है पहला दूसरा तीसरा सही नहीं है, दूसरे में कह रहा है दूसरा तीसरा चौथा सही नहीं है, तीसरे में कह रहा है पहला दूसरा सही नहीं है, और चौथा कह रहा है कि तीसरा चौथा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। आपके सामने कोड भी है और ऑप्शन भी। देखते हैं आप लोगों क्या उत्तर देने वाले हैं, क्या है जो सत्य नहीं है। याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका पहला दूसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बात जो है ये ईयर का है। ईयर मैंने बदल दिया है। जो इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया है ये टॉन्सले ने किया है, लेकिन 1935 में किया है। और अर्नेस्ट हेकल ने जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है 1969 में किया है, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी बातें बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं है कि उत्पादकता जो है ऊर्जा की सुलभता पे निर्भर करता है, और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जो प्रकार हैं, जो चीज़ें हैं, वो ऊर्जा से ही संचालित होती हैं। और ये निकेत की विविधता जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर आपका पारिस्थितिकी तंत्र होगा। तो उम्मीद है बच्चा लोग आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत से पढ़ाते भी हैं और बहुत मेहनत से क्वेश्चन भी बनाते हैं। अब आप लोग अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। सारा मेहनत आप लोग हम ही से करवाएंगे क्या? आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए। अपने आप को और ज़्यादा समय देना चाहिए। मैं आप लोगों को इतना समय दे सकती हूँ, तो आप लोग अपने आप को क्यों नहीं। तो सोने का बहाना और बाकी चीज़ों का बहाना छोड़ करके इस टाइम अपने आप को उपस्थित कर लिया करिए। अगर मैं सारा काम काज छोड़ करके और नींद को त्याग करके, हर चीज़ को छोड़ करके आप लोगों के लिए उपस्थित हो सकती हूँ, तो आप लोग अपने लिए क्यों नहीं हो सकते हैं? अपने आप से सवाल कीजिएगा और आगे से ये मत कहिएगा कि मैं सो गया था। अलार्म लगा के सोइए, लेकिन 9 बजे क्लास में उपस्थित रहिए, अन्यथा फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू बच्चा लोग, खूब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक यू।